बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में सेकेंडरी मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 6.7 जो हमारा टॉपिक था एरिया अबव द एक्स एक्सिस, उसके बेटा पिछले लेक्चर में हम 3 सवाल सॉल्व कर चुके हैं और अब हम बेटे आगे बढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से बात सुनिएगा बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय साइन x। अब देखो यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गए, एक x यानी अलजेब्रिक फंक्शन और एक साइन x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरी बात बेटा उसने आपको लिमिट्स दी हुई है पाई बाय 3 और पाई बाय 2। अच्छा, पाई की फॉर्म में बेटा जब भी लिमिट्स होंगी ना तो इसका मतलब ये रेडियन की फॉर्म में एंगल दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो आप इसी के बराबर में एंगल को डिग्री की फॉर्म में लिख लें। बेटे सब जानते हैं पाई रेडियंस का मतलब डिग्री में 180 डिग्री होता है। अगर 180 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो एंगल बनेगा 60 डिग्री, और बेटा अगर 180 को आप 2 से डिवाइड करवाएंगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। सही है, तो पाई की जगह 180, 180 अपॉन 3 60 डिग्री, पाई की जगह 180, 180 अपॉन 2 90 डिग्री। अच्छा, ये मैंने अभी लिखवा दिए लिमिट्स डिग्रीज में 60 डिग्री और 90 डिग्री, लेकिन इंटीग्रेशन को जब तक आप कंटिन्यू करेंगे आप लिमिट्स लिखेंगे यही वाली रेडियंस की फॉर्म में, और आखिरी स्टेप में जब आप लिमिट्स अप्लाई करवाएंगे ना तो जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा साइन या कॉस, वहां पर लिमिट पाई की फॉर्म में लिखने के बजाय डिग्री की फॉर्म में लिख देंगे ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी हो, ताकि कैलकुलेटर मोड को हमें डिग्री से रेडियन में ना चेंज करना पड़े। वो मैं समझाता हूं आपको लिमिट्स अप्लाई करते वक्त। अभी फिलहाल आप ये दोनों बातें नोट कर लें कि पाई बाय 3 का मतलब डिग्री में 60 डिग्री है, पाई बाय 2 का मतलब डिग्री में 90 डिग्री है। अब सवाल की तरफ आते हैं। बेटे आप याद करें, जब भी हमें एरिया अबव द एक्स एक्सिस निकालना होता था तो हम एरिया के लिए बेटे हमेशा फॉर्मूला क्या लिखते थे, एरिया बराबर इंटीग्रल लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी वाई dx। अब बेटा अगले स्टेप में जब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करवाई तो इंटीग्रल में जो लोअर लिमिट है 60 डिग्री यानी पाई बाय 3, लोअर लिमिट पाई बाय 3 आ गई, और जो अपर लिमिट है बेटा वो पाई बाय 2 आ गई। ये मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया था, लोअर लिमिट हमेशा छोटी वैल्यू होगी, अपर लिमिट हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। तो जो बेटा एंगल की छोटी वैल्यू है पाई बाय 3 वो लोअर लिमिट है, और जो एंगल की बड़ी वैल्यू है पाई बाय 2 यानी 90 वो अपर लिमिट है। इसमें बेटा जहां भी y आया उस y की जगह ये y की पूरी वैल्यू पुट करवा दी हमने, यानी x साइन x और साथ में आ गया dx। शाबाश बेटा, जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए। तो लिमिट से पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 x साइन x dx। अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तो x साइन x ऑलमोस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने 6.4 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सीखा था, क्योंकि बेटा यहां पे x और साइन x ना प्रोडक्ट फॉर्म में, और इसको आप बगैर बाय पार्ट्स के इंटीग्रेट करवा नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि पहला फंक्शन x है, ना x का डेरिवेटिव sin x है ना sin x का डेरिवेटिव x है, तो दो डिफरेंट फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, जो दोनों एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है। तो यहीं पर इसीलिए हम u इंटू v का बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट करवाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। अच्छा, अब मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करवाएंगे ना तो लिमिट्स के बगैर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिएगा, और जब पूरा आंसर आ जाएगा तो उस आखिर वाले आंसर के अंदर लिमिट भेज देंगे पाई बाय 2 और पाई बाय 3। अब यहां पर बेटे अपना काम स्टॉप करेंगे आप, और अगले स्टेप में आप सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करवाएंगे किसे, बगैर लिमिट्स के, x साइन x और dx। सही है, सिर्फ इसको आप इंटीग्रेट करवाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बगैर लिमिट्स अप्लाई करवाए। अब ध्यान से बात सुनना बेटे, मुझे बताओ बेटा इसमें एक फंक्शन तो आपको दिया हुआ है एल्जेब्रिक, ये जो x है ये तो है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये जो साइन x है बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप सारे बच्चों याद करो, आपको एक वर्ड बताया था लीएड का। सही है, लीएड के वर्ड में क्या होता था याद करो, L से लोगैरिथमिक फंक्शन होता था, I से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, A से एल्जेब्रिक फंक्शन होता था, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था। और मैंने क्या कहा था बेटा कि एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें नहीं, इस वर्ड की तरकीब में आपको देखना है कि पहले कौन आ रहा है। जो इसमें पहले आएगा उसी को आप u मानेंगे, और जो इसमें बाद में आएगा उसे आप v मानेंगे। तो अगर एल्जेब्रिक फंक्शन आप x को चेक करें यानी a को चेक करें तो a इसमें पहले आ रहा है, तो जब a पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है तो जो पहले आ रहा है वो u बनेगा, जो बाद में आ रहा है वो v बनेगा। अरे यस, अब आ जाइए अगले स्टेप में। जो x है बेटा हमारे पास, उस x को हमने u मान लिया, और बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन v है साइन x है उसको हमने v मान लिया। अब याद करें बेटा, जिस फंक्शन को हम u एज्यूम करवाते हैं बेटा उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, और जिस फंक्शन को हम v मानते हैं उसको हम इंटीग्रेट करवाते हैं। तो बेटा जिसको हमने u माना है उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो du बाय dx की वैल्यू हो जाएगी 1,
बेटा जिसको हमने v माना है उस पर हम लगाएंगे इंटीग्रल। जब बेटा इंटीग्रल का सिंबल लगाते हैं तो साथ में ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू x dx भी आता है। राइट हैंड साइड पे भी बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x dx को इंटीग्रेट करवाना है। बेटा ये वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रल ऑफ v dx। शाबाश बेटे, साइन का इंटीग्रल ही तो माइनस कॉस होता है, और याद कैसे करवाया था कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इसीलिए साइन का एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस। अब ये सारी वैल्यूज को जब बेटा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लेके चलेंगे। अच्छा, एक और काम बताया था बेटा कि इस पूरे फंक्शन को ना आप यहीं पर चाहे तो आई का नाम दे दीजिएगा, ताकि आपको बार बार लेफ्ट हैंड साइड पे यू भी लिखना ना पड़े, आपको सवाल का नाम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आई लिखना पड़े। अब बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करवा दो। अब फॉर्मूला याद करो क्या होता था बेटे, पहले हमारे पास u आता था, फिर v का इंटीग्रल आता था। बेटा v के इंटीग्रल की जगह कौन आ गया, माइनस का cos x। सही है, पहले u लिखते हैं, फिर v के इंटीग्रल वाली वैल्यू को लिखते हैं, फिर माइनस के बाद बेटा मेन इंटीग्रल बनाने के बाद एक दफा डेरिवेटिव को लिखते हैं, तो डेरिवेटिव आ गया 1, और फिर बराबर में v के इंटीग्रल को लिखते हैं, दैट इज माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे dx। तो आपको बाय पार्ट्स का बेटा पूरा फॉर्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं उन बच्चों को बेटा ये बताना चाह रहा हूं जिन बच्चों को ये बात नहीं मालूम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता था, पहले u को लिखा जाएगा, फिर इंटीग्रल v dx आएगा, फिर माइनस के बाद मेन इंटीग्रल आएगा, एक बार ब्रैकेट के अंदर बेटा d बाय dx ऑफ u आएगा, फिर इसके साथ में इंटीग्रल ऑफ v आएगा dx, और साथ में dx। अगर कोई भी डाउट हो बेटा प्रीवियस आप लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहले फॉर्मूला लिखते थे, फिर उसमें सारी वैल्यूज पुट करवा देते। तो एग्जाम में आप चाहें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करवा दीजिएगा। जहां u आया वहां x आ गया, जहां इंटीग्रल v dx आया उसकी जगह माइनस cos x आ गया, फिर माइनस के बाद मेन इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव आ गया du बाय dx की वैल्यू 1, और फिर इंटीग्रल के अंदर माइनस cos x आ गया। सही है, ये वाला माइनस cos x, माइनस का cos x, और फिर जहां ऑपरेटर dx है वो एज इट इज आ गया। तो इस फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में बेटा हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा दिया। अब ध्यान से बात सुनिएगा बेटे, अगले स्टेप में जब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो बेटा जब मैं अगले स्टेप में इस माइनस cos x को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो बेटा ये वाला माइनस साइन शुरू में ले आओ, ये बन जाएगा माइनस का x cos x। बेटा मुझे बताओ, ये वाला 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा भी दें तो यही रहेगा। क्या करना बेटा अगले स्टेप में, इस माइनस साइन को बाहर लेके आ जाओ, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बेटा इंटीग्रल के अंदर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ cos x dx। सही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को cos x से मल्टीप्लाई किया, cos x ही रहा। अब जब बेटा फाइनली हम इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का x साथ में cos x प्लस, बेटा cos का इंटीग्रल ही तो शाबाश sin x होता था। तो हमने क्या किया बेटे, cos x को इंटीग्रेट करवा के sin x बना दिया। क्यों, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, इसीलिए cos का जो एंटी डेरिवेटिव है वो सिर्फ साइन है। अच्छा, यहां प्लस सी मेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि कौन सा ये हमारा फाइनल आंसर है। हम तो इस पूरे इंटीग्रल के आंसर को ऑब्वियसली एरिया के आगे जब प्लेस करवाएंगे तो लिमिट्स उसके बाद उस वक्त आ जाएंगी। तो डेफिनेट इंटीग्रल हम चूंकि सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर यहां लिख भी देते प्लस सी तो आप अगले स्टेप में प्लस सी को हटा देते, क्योंकि लिमिट्स वाले सवालों में प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। अब ये जो बेटा आपके पास फाइनल आंसर आया है ना, अभी ये जो फाइनल आंसर आया है, बस इस फाइनल आंसर में अब हम इस सब को उठा के एरिया से बात शुरू करेंगे। एरिया इज इक्वल टू, और ये इसकी जगह, इस पूरी चीज की जगह ये उठा के लिख देंगे और उसमें लिमिट अप्लाई करवा देंगे, वही अपर लिमिट पाई बाय 2 और फिर लोअर लिमिट पाई बाय 3। तो शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करवा देते हैं। प्यारे बच्चों, जब इस पूरे सवाल को हम वापस एरिया में उठा के सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, जब वापस इसको एरिया में उठा के सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, तो हम आई का आंसर आने के बाद बेटा अगले स्टेप में फिर बात शुरू करी एरिया से। और बेटा हमने इसमें पहला आंसर क्या लिखा, बेटा पहला आंसर था माइनस का x cos x। बेटा इस पूरी वैल्यू पर भी लिमिट्स भेज देना। लिमिट्स कहां से कहां तक भेजोगे बेटा, वही पाई बाय 3 से पाई बाय 2। तो लिमिट्स आ गई इस पे पाई बाय 3 से पाई बाय 2, फिर प्लस के बाद अब आ जाओ बेटा इसकी अगली वैल्यू पर। इसकी अगली वैल्यू sin x है, उस sin x को लिखा बेटे, और इस पर भी लिमिट भेज दी हमने फ्रॉम पाई बाय 3 टू पाई बाय 2। अरे यस, शाबाश, जरा यहां तक काम कॉपी कर लीजिए बेटे।
बस बेटा इसमें लिमिट्स अप्लाई करने से पहले ना एक काम ये भी कर सकते हो कि इस नेगेटिव साइन को आप लिमिट से बाहर निकाल लो। बेहतर ये है कि इसको ऐसे लिखने के बजाय ना इसको ऐसे लिख दीजिएगा, वर्टिकल लाइन के बाहर लिख दो माइनस साइन, ताकि अंदर बार बार माइनस को डील ना करना पड़े। क्या करेंगे, इस पूरे आंसर को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा बेटा लिमिट्स अप्लाई करने के बाद वो फाइनली बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर माइनस के साथ एक्स था तो लिमिट मैंने खाली इस पर लगाई, नेगेटिव साइन को अलग कर लिया, नेगेटिव साइन को बाहर लिखना ज्यादा बेहतर है। अब इस पूरी वैल्यू पर बेटा हम लिमिट्स अप्लाई करने जा रहे हैं। अब लिमिट्स अप्लाई करने के लिए बच्चों कल के लेक्चर में क्या बताया था, लिमिट्स कैसे अप्लाई होती थी याद करो बेटा। लिमिट अप्लाई ऐसे होती थी, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। मतलब हमारे पास अगर इस तरह का कोई भी सवाल हो ना, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहां पर लोअर लिमिट लिखी हुई है ए, अपर लिमिट लिखी हुई है बी, तो लिमिट्स इसमें अप्लाई कैसे होती थी, पहले इस पूरी वैल्यू की जगह पुट करवाएंगे आप अपर लिमिट। जब इसमें आप अपर लिमिट पुट करवाएंगे तो x रिप्लेस हो जाएगा b से, तो ये बन जाएगा b का स्क्वायर, फिर साइन आता था माइनस का, और फिर इसी x में आप लोअर लिमिट पुट करवाते थे, यानी x को आप a से बदल देते तो x a से बदलेगा और बन जाएगा a स्क्वायर। इस तरह लिमिट अप्लाई होती थी, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। वही काम इसमें कर रहे हैं बेटा, पहले इसमें जहां जहां x आएगा वहां पे अपर लिमिट पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर माइनस के बाद दोबारा से इसी x के आने वाली वैल्यू में हम पाई बाय 3 पुट करवा देंगे, यहां भी पाई बाय 3 और यहां भी पाई बाय 3। तो शाबाश, जरा बेटा इसमें अब लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो देखें वैल्यू क्या बनेगी आपके पास। अगले स्टेप में जब लिमिट अप्लाई करवाई तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। बेटा पूरे इस आंसर में पहले मैं अपर लिमिट पुट करवा रहा हूं पाई बाय 2, तो देखो x जहां पे आया वहां पर आ गई वैल्यू पाई बाय 2। बेटा साथ में जो cos x था उस cos x में x की जगह भी आ गया पाई बाय 2, फिर माइनस का साइन आता है, फिर इसी पूरे आंसर में लोअर लिमिट पुट करवा देते हैं। बेटे जब लोअर लिमिट पुट करवाई तो ये आ गया पाई बाय 3, साथ में दोबारा से x cos आ गया और उस x की जगह अब आपके पास लोअर लिमिट आ गई पाई बाय 3, यहां ब्रैकेट क्लोज करवा दी। अब आप देख रहे हैं बेटा पूरे इसी आंसर में पहले हमने अपर लिमिट पुट करवाई है, अपर लिमिट पुट करवाई है, फिर माइनस के बाद इसी पूरे आंसर में बेटा लोअर लिमिट पुट करवाई है पाई बाय 3 और cos पाई बाय 3। जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए बेटा पहले। तो अब अगले आंसर के अंदर बेटा लिमिट पुट करवा देते हैं। अब जब बेटा आप अगले आंसर में लिमिट पुट करवाएंगे तो जरा ध्यान से देखना बेटा, ये वाला प्लस साइन एज इट इज आ गया, प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट बना दी। बेटा इस पूरे आंसर में जहां भी x आएगा पहले वहां अपर लिमिट आ जाएगी, तो ये फंक्शन आ जाएगा साइन x, जहां पे आया वहां पर पहले आ गया पाई बाय 2, फिर माइनस दोबारा से वही साइन लिखा और उसमें लोअर लिमिट आ गई, वेरी गुड, पाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज करवा दी। अच्छा अब एक बात याद रखना बेटा, पाए अगर कभी भी एंगल में आए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में, तो उसको हमेशा 180 माना जाता है। यानी आप जहन में रखना कि ये देखो ये वाला जो पाई बाय 2 है ना, ये वाला पाई एंगल में नहीं आ रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसको तो पाई की फॉर्म में छोड़ दो। लेकिन ये वाला पाई चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ रहा है तो ये डिग्री में भी, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करवा देंगे। इस वाले पाई बाय 3 को पाई बाय 3 की फॉर्म में छोड़ दो, और जहां जहां पाई आपके पास एंगल में आ रहा है उसको आप 180 डिग्री मान लो। तो आप जरा मुझे कंफर्म करिएगा बेटा ये वाली बात। मैं सिंप्लीफाई करने से पहले आपकी आसानी के लिए एक स्टेप ऐसे लिख देता हूं। देखो इस पाई बाय 2 को तो पाई बाय 2 छोड़ दिया, यहां लिखा हमने cos। अभी बताओ बेटे पाई बाय 2 मतलब 180/2, तो 180/2 का मतलब ही तो बेटा था 90 डिग्री। अब आप देख रहे हैं पाई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ रहा है तो मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करवा रहा हूं, और जहां जहां ये एंगल में आएगा वहां वहां डिग्री में कंसीडर होगा, जहां एंगल में नहीं आएगा वहां पाई को पाई की फॉर्म में रहने दे। चेक कीजिए बेटा, माइनस के बाद ये वाला पाई बाय 3 बिल्कुल वैसे ही आ गया बेटे, cos लिखा हमने, और जहां ये पाई बाय 3 है बेटे तो 180/3 हमने एंगल पहले क्या निकाला था, शाबाश 60 डिग्री, ये वैसे ही आ गई वैल्यू। तो देखो ये वाला पाई बाय 3 वैसे ही छोड़ दिया, पाई को 180 मान लिया, 180 को 3 से डिवाइड किया 60, जो हम स्टार्टिंग में लिख भी चुके थे। प्लस के बाद बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करवाने से पहले इसको भी वैसे ही लिख दो, 180 को 2 से डिवाइड करवाओगे तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस बेटा बराबर में जब आप 180 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको ना कैलकुलेटर मोड को रेडियंस में चेंज नहीं करना पड़ेगा बेटा, रेडियंस में आमतौर पे ना उस वक्त हम चेंज कर लेते हैं जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा होता है। तो ये सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद अब जरा बारी बारी बेटा वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। माइनस के बाद बेटा इस पाई बाय 2 को तो बिल्कुल छोड़ दो वैसे ही, और सबसे पहले बेटा आंसर निकाल लो cos 90 का। तो बेटा जब हमने cos 90 का आंसर लिया तो कैलकुलेटर ने हमें, अच्छा डिग्री में सेट रखिएगा कैलकुलेटर को, जब कैलकुलेटर को आप बेटा डिग्री में सेट करेंगे तो हमारे पास
cos 90 की वैल्यू आप सब जानते हैं बेटा वैसी 0 के बराबर होती है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, ये हमने वैसे ही छोड़ दिया बेटा, साथ में माइनस का π/3 वैसे ही लिख दिया। अब इस cos 60 की वैल्यू निकाल लो बेटा, cos 60 की वैल्यू याद रखना हमेशा 1/2 के बराबर होती है, तो जब हमने cos 60 की वैल्यू निकाली तो उसका आंसर कैलकुलेटर ने दिया 1/2, यहां ब्रैकेट क्लोज करवा दी। फिर प्लस के बाद जब बेटा यहां पर आए तो देखो sin 90 है बेटा, sin 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। फिर माइनस के बाद बेटा ये sin 60 है, sin 60 की वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर से तो ये बन जाएगी √3/2। अब जो बची है उन सबको बेटा मल्टीप्लाई करवा दो, एरिया इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर छोड़ने के बाद बता दो बेटा ये वाली पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि π/2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया। अब आपके पास चेक कर ले, साइन बचा है माइनस, बेटे पाई को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो पाई हो गया, नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो गई, बाहर वाला माइनस वैसे ही है, ये वाला माइनस वैसे ही है, पाई को 1 से किया पाई, 3 को 2 से किया 6। प्लस के बाद बेटा ब्रैकेट के अंदर इस 1 - 3 √3/2 को एज इट इज कॉपी कर दिया। हालांकि इसका एलसीएम भी ले सकते हैं या कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो घट्टा सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा अगर सारी ब्रैकेट आप एक्सपेंड करवा दें तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा π/6 बेटा, प्लस का उसके आगे 1 और उसके आगे माइनस का √3/2। सही है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, π/6 आ गया, प्लस का 1 आ गया, माइनस का √3/2 आ गया। बेटा ये हमारे पास एरिया आ चुका है। अपना आंसर आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, और अगर बेटा इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करवाएं तो ये सब कुछ टाइप कर दो कैलकुलेटर में। और अब मुझे बताओ बेटा इस π/6 को कैसे टाइप करोगे, तो आप सब जानते हैं कि आपके कैलकुलेटर में जहां कैलकुलेटर में सबसे नीचे 10⁻⁴ का बटन गिवन होता है ना बेटा, उसके ऊपर छोटा सा पाई लिखा होता है। तो पहले क्या करना, पहले बॉक्स अपॉन बॉक्स का बटन प्रेस करना, शिफ्ट का बटन दबा के एक्सपोनेंट वाला बटन दबाएंगे तो पाई बना हुआ आ जाएगा। उस पाई के नीचे हमने लिख दिया 6, यानी π/6 टाइप हो गया। π/6 के बाद कर्सर को आगे बढ़ाया, प्लस का 1 लिखा, फिर माइनस का बॉक्स अपॉन बॉक्स में √3/2। ये पूरी वैल्यू बेटा हमने टाइप की है कैलकुलेटर में। उम्मीद है कि नजर तो नहीं आ रहा होगा, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि π/6 आती है बेटा आपको सॉल्व करना वैल्यू। π/6 + 1 - √3/2 का जो आंसर बेटा कैलकुलेटर दे रहा है वो 0.657। तो बेटा हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है एरिया का वो 0.657, और बेटा जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लिख देंगे, शाबाश, स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास एरिया ऑफ द एक्स एक्सिस इस सवाल का। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो ना आपको एग्जाम में ये सब कैलकुलेट करने में, तो बस यहीं तक आंसर छोड़ के आगे लिख देना स्क्वायर यूनिट, सब भी मार्क्स बेटा मिल जाता है। और π/6 मैंने कैलकुलेटर में कैसे टाइप करवाया, बॉक्स अपॉन बॉक्स का बटन प्रेस करवा के शिफ्ट का बटन दबा के 10⁻⁴ का बटन दबाएंगे तो पाई आ जाएगा, और अपॉन में 6 टाइप कर दीजिएगा। आगे वाली वैल्यू तो आसान है बेटा। तो टोटल आंसर हमारे पास एरिया का 0.657। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके इस पूरे सवाल को आप कॉपी डाउन कर लीजिए, तो फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह 5 की तरफ। प्यारे बच्चों अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा पूरी एक्सरसाइज के अंदर ही बेटा एरिया ऑफ द एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो अब हम जब क्वेश्चन नंबर 5 पर आए तो 5 में इसने कहा y = 1 / 9 + x²। सही है, 1/9 + x²। बेटे आपको जो लिमिट्स गिवन है उसमें एक लिमिट गिवन है x माइनस का √3, और बेटा जो दूसरी वैल्यू गिवन है वो है x की वैल्यू √3, x की वैल्यू √3। अच्छा, मैंने आपको बेटा कल भी बताया था पहले वाली वैल्यू आमतौर पे लोअर लिमिट होती है, बाद वाली वैल्यू अपर लिमिट होती है। नहीं भी याद रहे तो जो छोटी वैल्यू है वो लोअर लिमिट, जो बड़ी वैल्यू अपर लिमिट। तो छोटी वैल्यू लोअर लिमिट, जो बड़ी वैल्यू वो अपर लिमिट। जाहिर बात है बेटा एक माइनस में एक प्लस में, तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो छोटी होगी, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी। तो आप ए और बी चाहें तो आप एग्जाम में इस तरह से मेंशन कर दीजिए। अब जब बेटा इस सॉल्यूशन के अंदर हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं तो एरिया को क्या लिखा जाता है, इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट्स a to b, साथ में लिखा जाता है y dx। अब जब बेटा इसमें सारी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो लोअर लिमिट तो हमारे पास आ गई बेटे माइनस का √3,
अपर लिमिट की बेटा वैल्यू आ गई √3। जहां बेटे y आया उस y की जगह y की वैल्यू लिख दी हमने 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जब ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो उसको आमतौर पे हम ये लिखने के आदी हैं। बेहतर ये है कि पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया करें और बाद में 9 लिख दिया करें, कोई हर्ज नहीं है। असल में कहना चाह रहा हूं कि हमारी किताब में स्टैंडर्ड तरीके को ऐसे फॉलो किया है कि पहले वेरिएबल लिखो फिर कांस्टेंट लिखो। अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना आपके सामने 1/x² + 9, बेटा इसके लिए हमने देखो याद है क्लास में केस डिस्कस किया था, वो जरा फॉर्मूला अपने पास नोट कर लेना बेटा। जब भी इंटीग्रेट करना हो 1 वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के स्क्वायर dx को, तो याद है बेटा इसका आंसर लिखा था इंटीग्रल का पहले 1/a, फिर साथ में लिखा था tan इनवर्स x/a और उसके आगे प्लस c। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल का स्क्वायर प्लस a मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर। तो आप जरा इस वैल्यू को चेक करो बेटा, इस वैल्यू को अगर मैं इंटीग्रेट करवाने से पहले मैंने लिखा बेटे माइनस का √3 लोअर लिमिट, अपर लिमिट √3, 1 डिवाइडेड बाय बेटा ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको अगर मैं लिख दूं x का होल स्क्वायर, ये जो 9 लिखा हुआ है बेटा इस 9 को हम वेरी गुड ब्रेक कर सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब जरा बेटा इस फॉर्मूले की शक्ल मैच कराओ, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से अगर ये a है तो बेटा यहां a जो है वो शाबाश कौन 3 तो है, और जो बेटा वेरिएबल खुद x है वो तो x की बराबर है। तो अब देखो फॉर्म, ये सब एग्जाम में बताना नहीं है बेटा, समझाने के लिए बता रहा हूं। बन तो रही है फॉर्म वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एज इट इज ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। तो काइंडली जरा बेटा वीडियो पॉज करके पहले यहां तक नोट कर रहे हैं ताकि मैं इसको इंटीग्रेट करवा सकूं। फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला पहले लिख लो बेटा। इंटीग्रेट करवाना है 1 वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, तो आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। अब ध्यान से बात सुनिएगा बेटे, अब जब मैं इसको इंटीग्रेट कराऊंगा बेटा अगले स्टेप में इधर, तो देखो वैल्यू बन जाएगी एरिया इज इक्वल टू, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मुझे ये बताइए बेटा कि इस वैल्यू को अगर हमें इंटीग्रेट करवाना हो तो हम इस वैल्यू को इंटीग्रेट कैसे करवाते हैं। हम पहले तो 1/a लिखते हैं बेटा। जब मैं 1/a लिखूंगा तो शाबाश बता दो a जहां पर है उस a की जगह a की वैल्यू वेरी गुड 3 आ जाएगी, तो बेटा ये बन जाएगी वैल्यू 1/3। सही है, उसके बाद बराबर में ये लिख दिया ना 1/3, फिर साथ में लिख दिया हमने tan इनवर्स x यानी वेरिएबल अपॉन a यानी a मतलब कांस्टेंट दैट इज 3, और ये लिखने के पूरे फौरन बाद ही बेटा इसके साथ ही हमने लिमिट्स भेज दी, जो कि लिमिट्स क्या है बेटे -√3 से लेके शाबाश +√3। जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए बेटा। वैसे पता है इसको असल में इंटीग्रेट करवाने के लिए प्रॉपर्टी यूज करवाई जा सकती थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी चूंकि मैंने अभी आपको इससे डिस्कस नहीं की है 6.6 में, इसलिए मैं इसकी लिमिट्स को चेंज नहीं करवा रहा। वरना इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि आप लिमिट चेंज करवा के भी इसको इंटीग्रेट करवा दें तो कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर रहे हैं तब भी सही माना जाएगा। अब जरा इस वैल्यू को बेटा सिंप्लीफाई करवाएंगे तो शाबाश पहले तो ये बता दो बेटा एरिया इज इक्वल टू 1/3 जो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट पर थोड़ी लिमिट अप्लाई होती, तो 1/3 कांस्टेंट को तो आप वैसे ही अलग कर लीजिए। अब यहां पर मुझे बताइए कि जो लिमिट्स लगेंगी वो सिर्फ और सिर्फ लगेगी tan इनवर्स x/√x/3 में, और लिमिट्स बेटा अपने पास है क्या, वही -√3 से लेके +√3 तक। सही है बेटा, मैंने भी लिमिट्स अप्लाई नहीं की बेटा, अगले स्टेप में सिर्फ कांस्टेंट 1/3 को अलग किया। अब मैं इस पूरे आंसर में एक बार पहले अपर लिमिट पुट कराऊंगा, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट कराऊंगा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/3, एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया बेटा। इसी पूरे आंसर में जहां भी x आया उस x की जगह वैल्यू आ गई अपर लिमिट की √3/3। देखो अपॉन 3 पहले से लिखा हुआ बेटा, जहां x आया वहां पे अपर लिमिट आ गई है, फिर माइनस के बाद हमने लिखा है बेटा tan इनवर्स। अब जहां पे x आएगा बेटे वहां पे लोअर लिमिट आ जाएगी, दैट इज माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट क्लोज करवा दो। अब निकाल लो बेटा इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेटर से, तो 1/3 लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में घुसे आ गया बेटा इस पूरी वैल्यू पर। जरा इस पूरी वैल्यू का आंसर निकाल लो बेटा कैलकुलेटर से।
अब इस पूरी वैल्यू का जब आंसर निकालोगे बेटा कैलकुलेटर से, तो क्या बात डिसाइड हुई थी बेटा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया ना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आए बेटे, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आए तो आप कैलकुलेटर यूज करवा लीजिएगा। लेकिन पहले क्या करना, पहले अपने कैलकुलेटर के मॉड को डिग्री से रेडियन में चेंज कर लेना। कैसे? शिफ्ट का बटन दबा के सेटअप का बटन दबाया तो फोर्थ ऑप्शन पे रेडियन आ रहा है, तो कैलकुलेटर रेडियन मॉड में आ गया। अब मैं ये पूरी वैल्यू टाइप कर रहा हूं कैलकुलेटर में, शिफ्ट दबा के tan लिया, tan इनवर्स आ गया, बॉक्स अपॉन बॉक्स में ऊपर लिख दिया हमने स्क्वायर रूट 3, नीचे लिख दिया 3, ब्रैकेट क्लोज किया, तो बेटा आंसर दे रहा है 1/6 पाई। 1/6 पाई का मतलब बेटा वो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है पाई/6, फिर माइनस के बाद। बेटा अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। अब जब tan इनवर्स के आगे बेटा जो रूट 3 था, कर्सर को लेके गए और -√3 बना दिया, तो बेटा हमारे पास अब जो वैल्यू आ रही है ना इसकी, वो ब्रैकेट के अंदर आ रही है माइनस का पाई/6। ध्यान रखना बेटा कैलकुलेटर वाला ऐसे लिख रहा है, कैलकुलेटर लिख रहा है माइनस का 1/6 पाई, तो माइनस का 1/6 पाई में पाई को -1 से मल्टीप्लाई कराओगे, मिला के -पाई/6 ही होगा, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर बेटा हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दी। अब जरा इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। 1/3 लिख किया, वैसे ही बेटा ब्रैकेट में जब आए तो पाई/6 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से ये पाई/6 आ गया। शाबाश, जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में जब बेटा इन दोनों वैल्यूज को आपस में आप ऐड करेंगे, तो ध्यान से बात सुनना बेटे, ये वैल्यू नहीं बन जाएगी 1/3 के बाद। आप खुद सोचो बेटा, पाई/6 को पाई/6 में जब ऐड कराओगे तो ये टोटल आंसर बन जाएगा 2 पाई, वेरी गुड, 2 पाई/6। बेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने x को ऐड करवाया x में तो आंसर आ गया 2x। इसी तरह जब पाई/6 को ऐड करवाया तो आंसर 2 पाई/6, यानी ये वाला कोफिशिएंट 1 और ये वाला कोफिशिएंट 1, वो नहीं आ रहा, ये वाला कोफिशिएंट 1 और ये वाला कोफिशिएंट 1, ये दोनों ऐड होकर बन गया 2 पाई/6। अब बेटा अगर इस वैल्यू को आप फर्दर सॉल्व करें तो 2 से ये वाला 6 कटेगा 3 टाइम्स। तो बेटा मैं आंसर अब इसका यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटे, मैं इसका आंसर यहां लिख रहा हूं, तो ये एरिया बराबर हो जाएगा बेटा 2 से वाला 6 3 टाइम कैंसिल हो गया है, तो बताओ 1/3 अपने पास आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ बचा है पाई/3। बेटा आखिरी स्टेप में जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, पाई हो गया बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। तो आप चाहें तो बेटा अपना आंसर आप यहीं पर छोड़ दें, पाई/9 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर, और चाहे तो डेसिमल में अगर वैल्यू निकालें तो बॉक्स अपॉन बॉक्स में शिफ्ट दबा के 10⁻⁴ का बटन दबाया, पाई आ गया, उसके नीचे बेटा वैल्यू हमने 9 लिख दी। तो अगर आप पॉइंट्स में अपना आंसर देखें तो एरिया का बन जाएगा 0.349। आगे बेटा स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिएगा इसी के आगे, स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये बेटा कंप्लीट कर दिया। बच्चों एक कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको ये दोनों सवाल जो भी करवाए, अगर इसमें जरा सी भी प्रॉब्लम लगे बेटा, कोई भी स्टेप लिमिट चेंज करने का या एंगल को किस तरह से कैलकुलेट करवा रहे हैं डिग्री रेडियंस में, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए इस तरह की वैल्यू को सॉल्व करने में, आप बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिप्लाई कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अभी के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 कवर किया है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के सवाल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।